मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आखिरकार वो ऐतिहासिक फैसला अब जमीन पर उतार दिया है जिसका पूरे मध्य प्रदेश की जनता को इंतजार था। और देश में मध्य प्रदेश एक मॉडल की तरह बनकर भी उभरने के लिए तैयार है, जहां पूरा मध्य प्रदेश पूर्ण शराबबंदी की ओर बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभालते ही मोहन यादव ने अपने तेज तर्रार फैसलों से प्रदेश की जनता को चौंकाना शुरू कर दिया था। कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक फैसला लिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में हम शराबबंदी की ओर बढ़ेंगे और 19 धार्मिक स्थलों पर जो शराब की दुकानें हैं वो पूर्णतः बंद हो जाएंगी। आज से मध्य प्रदेश की जमीन पर वो ऐतिहासिक फैसला लागू हो गया है। 31 मार्च की रात 12 बजे से ही मध्य प्रदेश के 19 धार्मिक स्थलों पर आने वाली 47 शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है। और खास बात यह है कि ये दुकानें कहीं शिफ्ट भी नहीं हुई हैं, यहां पर अब लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा। यहां तक कि उज्जैन के प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर में जहां दशकों से परंपरा रही है कि शराब का जहां भोग लगता है, अब वहां पर नगर निगम की दुकान भी बंद कर दी है। और ये एक फैसला नहीं है, ऐसे कई फैसले हैं जो मोहन यादव सरकार ले रही है। मध्य प्रदेश को एक मॉडल बनाने की कोशिश की जा रही है, प्रशासनिक लिहाज से, प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए, कानून व्यवस्था के लिहाज से। और एक ये सामाजिक फैसला है जहां पर सरकार को घाटा लगे वो मंजूर है, लेकिन समाज को घाटा ना लगे। शायद इस विचारधारा पर अब मोहन यादव सरकार आगे बढ़ रही है। और ये निर्णय लेना भी था, और जिस तरह से निर्णय मोहन यादव ले रहे थे, लगातार ले रहे थे, वैसे निर्णय उससे एक झलक देखने को मिल रही थी। चाहे आप देखिए कि विक्रम संवत्सर पर हमने देखा कि उज्जैन से शुरुआत हुई, चाहे वैदिक के कालगणना की बात की जाए, और ये जो शुरुआत थी उससे लग रहा था कि भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत जो उनकी विचारधारा है कहीं ना कहीं वो सामने निकल कर सामने आएगी। और एक धार्मिक महत्व जो मध्य प्रदेश में सदैव देखने को मिला है वो देखने को मिलेगा। और ये निर्णय कहीं ना कहीं उनकी छवि से देखने को मिल रहा था कि जो धार्मिक स्थल, जो 17 दुकानें बंद की हैं और जो कवरअप कर रहे हैं धार्मिक स्थलों को, चाहे उज्जैन की बात हो, मंडलेश्वर की बात हो, नर्मदा तटों की बात हो, ओरछा की बात हो, मैहर नगरी की बात हो, चित्रकूट की बात हो, ऐसी अनेक जगह हैं जहां पर उन्होंने शराबबंदी कर दी है। और मैं कहता हूं कि उसमें अरबों का राजस्व का नुकसान है सरकार को हो रहा है, लेकिन राजस्व की किसी प्रकार की चिंता मोहन सरकार ने नहीं की है। और सामाजिक जो संरचना है उसको मजबूत करने के लिए, नशाखोरी को ख़त्म करने के लिए एक बड़ा पैगाम दिया गया है। ये पहल है, मैं मानता हूं कि धार्मिक शहरों से इसकी शुरुआत की गई है और आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी बिहार और गुजरात की तर्ज पर देखने को मिलेगी। और मैं देख रहा हूं कि मोहन यादव के जो निर्णय हैं कहीं ना कहीं बड़े सटीक होते हैं और सारगर्भित होते हैं और साइंटिफिक भी होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो निकल कर सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश की दिशा पे कदम बढ़ाने की ओर है। इसके पीछे ये भी तर्क होता है कि शराबबंदी अगर होगी तो शराब का सेवन युवा वर्ग नहीं कर पाएंगे। खासकर आप देखते हैं कि नशे की चपेट में युवा वर्ग सबसे ज़्यादा होते हैं और इससे उनका कैरियर भी चौपट हो जाता है। तो मैं मानता हूं कि मोहन यादव सरकार ने धार्मिक स्थलों से जो शुरुआत की है, वहां की पवित्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जो प्रयास किया है, ये आने वाले निकट भविष्य की तस्वीर हम जो देखते हैं उसमें लगता है कि मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी होगी। और ये बात पहले भी मोहन यादव सरकार कह चुकी है कि शराबबंदी की ओर हम बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने कहा कि अगर राजस्व की कमी होगी तो उसके लिए दूसरे चीज़ें हैं जिनसे पैसा निकाला जा सकता है और सरकार चलाई जा सकती है। ऐसा नहीं है ना कि हम राजस्व के लिए समाज को दांव पर लगा दें, राजस्व के लिए युवाओं पर दांव को लगा दें, या सत्ता पर बने रहने के लिए युवाओं को। जो दिल्ली में हुआ वो मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार नहीं करना चाहती है। दिल्ली में क्या हुआ, शराब नीति अरविंद केजरीवाल को भी ले डूबी, दिल्ली के युवाओं को भी ले डूबी। आखिरकार वहां की जनता ने भाजपा पर भरोसा किया और यही है भरोसा। आप देखिए मध्य प्रदेश में ये तस्वीर, अब जब मोहन यादव शिवराज सिंह चौहान के बाद मध्य प्रदेश की कुर्सी पर बैठे तो कई सवालों का भी उनके सामना करने पड़ा। पहला सवाल तो था कि क्या जो शिवराज की विरासत मध्य प्रदेश में है सियासत के, उसको मोहन यादव आगे ले जा पाएंगे। लेकिन जिस लिहाज से उन्होंने सख्त निर्णय लिए, और ये निर्णय किसी भी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल भरा निर्णय होता है, क्योंकि आपने कई योजनाएं चला रखी हैं, आपके पास राजस्व आना चाहिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, और तब आप एक ऐसी मतलब शराबबंदी की ओर अब बढ़ रहे हैं जहां से सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि सरकारों को राजस्व मिलता है। मध्य प्रदेश में 19 धार्मिक स्थान हैं जिनकी 47 दुकानों के लाइसेंस अब दोबारा दिए ही नहीं जाएंगे।
इन स्थानों पर अब किसी भी तरह आबकारी लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये ताले नई- लटक गए हैं, ताले लटक पूरे गए ताले उन दुकानों लटक गए में। हैं। 31 मार्च के बाद से ही रात को 12 बजे जैसे उस 1 अप्रैल लगा, ताले लटका दिए गए हैं धार्मिक स्थलों पर। और मैं ये मानता हूँ कि शराब जो है सबसे बड़ी घातक है। शराब पीने के बाद व्यक्ति का मनोमस्तिष्क बिगड़ जाता है, उसके बाद वो अपराध की ओर भी जाता है। आपने देखा होगा कई घटनाएं, ये हम पढ़ते हैं अखबारों में कि शराब के नशे में या अमूमन। नशे की हालत में ये कदम उठाया गया। तो ज़्यादातर अपराधों की जो जड़ होती है वो नशा ही होती है। तो ये जो जिस ओर कदम बढ़ाया जा रहा है और एक संदेश दिया जा रहा है धार्मिक स्थलों पर, इसलिए संदेश दिया जा रहा है कि पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाएगा। अगर हम चित्रकूट जाते हैं, भगवान श्री राम ने जहाँ पर इतना समय व्यतीत किया वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर ऐसी चित्त विचित्र स्थिति में वहाँ के लोग मिल जाते हैं, शराब पीते मिल जाते हैं, तो हमारी मनोमस्तिष्क में क्या हो जाएगा कि एक पावन नगरी में ये क्या हो रहा है आखिर। तो ये जो स्थिति हम देखते हैं बड़ा खराब लगता है। मैहर में हम माई के दर्शन करने जाते हैं, वहाँ पर ऐसी परिस्थिति तो क्या होगा। ओरछा में राम राजा सरकार के हम दर्शन करने जाते हैं, वहाँ ऐसी स्थिति बनेगी तो क्या होगा। तो ये जो शुरुआत की है, और ये कहा है कि नर्मदा तट जितने भी ओवरऑल नर्मदा तट है वहाँ पर 5 किलोमीटर की सीमा के अंदर कोई शराब दुकान पहले भी नहीं थी, और अब और भी कड़ाई से वहाँ पर नहीं होगा। यानी आप मान लीजिए कि जितने भी नर्मदा तट हैं उसके 5 किलोमीटर रखिए, वहाँ पर कोई भी शराब दुकान नहीं होगी। तो एक बहुत ही बड़ा ये निर्णय है जिसको लागू किया है, और एक जो कहना चाहिए कि ये कम सरकारें कर पाती हैं, ये निर्णय कम सरकारें कर पाती हैं, लेकिन ये निर्णय मतलब आप देखिए कि राजस्व को किनारे कर देना, और उनके और भी तमाम निर्णय जो आ रहे हैं उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोहन यादव सरकार का जो एक मनोमस्तिष्क में जो चल रहा है वो पूर्णतः एक सामाजिक संरचना, जो एक बेहतर संरचना है। हम कहें तो जो उज्जैन से वो आते हैं, और उज्जैन में जैसे राजा विक्रमादित्य ने शासन चलाया, कहीं ना कहीं वही झलक कहें तो मोहन यादव के उसमें सरकार में दिख रही है। वो उनके मंत्रिमंडल जो है वो भी निर्णय लेने के पीछे नहीं हटते, तमाम लोग मिलकर निर्णय लेते हैं और कोई प्रकार का विरोध नहीं होता। तो एक बहुत ही अच्छी झलक देखने को देखिए, ये मोहन यादव को लेकर मध्य प्रदेश में जब उन्हें ताजपोशी मिली, तब जब उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, उसके पहले भी वो मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, उच्च शिक्षा के मंत्री थे, और तब भी उनके कई ऐसे निर्णय आए थे जिन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में अपनी छाप छोड़ी थी। चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में आपके रामचरितमानस को लेकर आना हो, गीता को पढ़ाना हो, इन तमाम निर्णयों ने कहीं ना कहीं ये तो साफ कर दिया था। और देखिए, मोहन यादव अगर आप निजी जिंदगी को देखेंगे तो लंबी उम्र से उन्होंने संघ का साथ कहीं ना कहीं शुरू कर दिया था। बचपन से ही जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थी उसकी विचारधारा उनके जीवन में दिखने लगी थी, और धीरे धीरे जब वो राजनीति में आए तो आप देखिए कि उनका कोई बहुत बड़ा राजनीतिक करियर नहीं है। मोहन यादव का 3 बार के विधायक हैं और मुख्यमंत्री बन गए हैं। आप जब देखेंगे कि अगर इस स्टेज पर, इस पायदान पर कोई और मुख्यमंत्री होता है तो वो कोशिश करता है कि हम ऐसे निर्णय ना लें जो कहीं ना कहीं विवादों का कारण बन जाएं, ऐसे निर्णय ना लें जिसमें कोई एक वर्ग हमारे ऊपर आपत्ति जताए। लेकिन आप मोहन यादव का निर्णय देखेंगे, उनका तरीका देखेंगे, तो शराब जैसे 19 धार्मिक स्थलों में उन्होंने ताला लटकावा दिया। जाहिर सी बात है कि इसमें जो शराब है वो तो बंद होगी ही होगी। आपने अच्छी बात की कि अपराध पर भी एक अंकुश लगेगा, और एक तरफ से टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। जब ये तस्वीर निकलकर मध्य प्रदेश से बाहर जाएगी कि भाई एमपी के धार्मिक स्थलों में आपको पूरी तरह से पवित्रता का यहाँ पर भास होगा, आपको कहीं शराब नहीं मिलेगी, आपको कहीं अपराध नहीं मिलेगा, तो मध्य प्रदेश एक धर्म नगरी भी बनकर उभरेगी। जिस लिहाज से आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा वहां पर टूरिज्म जो इस वक्त आ रहा है, जो पहले कहीं ताजमहल देखने के लिए आता था, जो कभी पहले मीनारे देखने के लिए आता था, जो कभी अकबर के किले देखने के लिए आता था, अब टूरिज्म कहाँ आ रहा है? वृंदावन आ रहा है, अब टूरिज्म मथुरा आ रहा है, अब टूरिज्म अयोध्या आ रहा है। विदेशों से लोग कहाँ आ रहे हैं? वाराणसी आ रहे हैं। पहले भी आते थे, लेकिन पहले केंद्र क्या होता था? केंद्र होता था ताजमहल होता था। लेकिन जब से योगी सरकार ने धर्म के प्रति जो लोगों का नजरिया बदला है, भारतीय जनता पार्टी ने, इसीलिए देखिए कहा जाता है ना, जो लोग पूछते थे मंदिर बनेगा तो क्या होगा, देखिए मंदिर एक आस्था का विषय भी है, लेकिन सरकारें ये समझती हैं कि इससे राजस्व में भी एक आपको बड़ी तादाद में यहाँ पर धनोपार्जन होता है। उत्तर प्रदेश में वो तस्वीर योगी आदित्यनाथ ने बदली, और अब मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जिस लिहाज से ये निर्णय लिए जा रहे हैं, और आप देखिए कि ना सिर्फ धार्मिक क्षेत्रों से ये दुकानें बंद करवाई गई हैं, बल्कि उज्जैन की जब हम बात करते हैं तो काल भैरव बाबा का मंदिर है, और यहाँ पर दशकों पुरानी एक परंपरा है
यहाँ पर जो भोग लगता है, काल भैरव है तो उन्हें शराब का भोग लगता है, तो यहाँ पर भी एक नगर निगम की दुकान थी, इस दुकान पर भी ताला लटका दिया गया है। बिल्कुल, और 5 बार भोग उनको लगता है। और अब बताया जा रहा है कि बाहर से शराब लाई जाएगी और भोग लगाया जाएगा, मतलब जिनको लेना है तो वो आएंगे और भोग लगाएंगे। देखो, दो चीज़ें एक आती है कि अगर हम धार्मिक स्थलों पर अगर प्रतिबंध लगाए तो उससे एक तस्वीर बनती है। तस्वीर कैसे बनती है, आपने जैसा कहा कि जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ की मनोदशा को देखते हैं, वहाँ की मनोवृत्ति को देखते हैं कि वहाँ पर शराब नहीं मिल रही है, उपलब्ध नहीं है, तो उससे एक फ़ायदा होता है कि हमारी जो बाहर की तस्वीर है। आज आप ये बताइए, आपने वृंदावन और मथुरा का जिक्र किया, वहाँ पर विदेशी क्यों आते हैं? हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय जो सनातन परंपरा है उससे प्रभावित होते हैं। वहाँ की होली के लिए, वहाँ के फाग के लिए, वहाँ पर तमाम चीज़ें जो देखने के लिए आते हैं, दर्शन करते हैं और वो तस्वीर निकल कर साम आती है। तो धार्मिक महत्व अगर हमें बढ़ाना है, और अब आप भारत की पहचान आप जानते हैं किससे है? भारत की पहचान धर्म से ही हुई है। स्वामी विवेकानंद जी अगर शिकागो में अगर भाषण देते हैं तो क्या बोलते हैं, ये आपको भी पता है। तो चाहे आदि शंकराचार्य जी ने भारत भ्रमण किया, तमाम जगह सबको एक करने की बात की, तो धार्मिक महत्व से ही पहचान होती है। जब कभी भारत में व्यक्ति आता है बाहर के देशों से तो वो यही देखता है, विवेकानंद की कल्पना करता है, आदि शंकराचार्य जी की कल्पना करता है, हमारे मथुरा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की बात होती है, हमारे चित्रकूट में भगवान श्री राम की बात होती है, उज्जैन में बातें करें तो राजा विक्रमादित्य की बात होती है। तो ऐसी संस्कृति, ऐसा परिवेश यहाँ भारत का रहा है। और मध्य प्रदेश तो मैं कहता हूँ कि एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में ही हम इसको मानते हैं कि यहाँ संस्कृति की परंपरा जो है लगातार चलती है। अच्छा, एक निर्णय यहाँ पर और लिया गया है, मध्य प्रदेश में सीएम राइस स्कूल को लेकर निर्णय लिया गया है। हाँ, ऋषि संदीपनी के नाम से यहाँ पर अब सीएम राइस स्कूल होंगे। आज ही उन्होंने कहा है कि प्रवेश उत्सव था, बच्चे आज से स्कूलों में पहुँचते हैं, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से जुड़ी हुई परंपरा हम नहीं चाहते कि सीएम राइस ये क्या नाम है, ये तमाम चीज़ें हम नहीं चाहते। ये भी देखिए ना, एक दौर था ना जहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार आज भी दिया जाता है देश में, प्रधानमंत्रियों के नाम रहते हैं, और आप देखिए कि सीएम का नाम है तो भी मोहन यादव उसे हटवाना चाह रहे हैं। वो परंपरा को अलग करना चाह रहे हैं। वो परंपरा ये करना चाह रहे हैं कि अगर बेटा तुम कहाँ पर पढ़ते हो, तो ये नहीं बताएं कि हम सीएम राइस में, हम ऋषि संदीपनी महाविद्यालय में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो फिर बच्चों को जुड़ाव होगा। और जैसे आपने बताया कुलपति, बोले पति क्या है, कुलपति से कुलगुरु किया गया, तो ये सरकारों का ही निर्णय है ना। हम जिस माहौल में रहेंगे, जैसे परिवेश में रहेंगे, वैसे ही तो होगा। आखिर आप बताइए कि शंकराचार्य जी जो हैं, जो आपके कुलगुरु जो होते हैं, वहाँ पढ़ाई करने के लिए लगातार शिष्य परंपरा जो स्थापित की गई, तो आज भी जारी है। वहाँ पर भी संस्कृत का जो अध्ययन किया जाता है शिष्य परंपरा में कराया जाता है, जिसमें वेद पाठी ब्राह्मण निकलते हैं और तमाम धार्मिक कार्यक्रमों को कराते हैं और ज्ञान देते भी हैं और ज्ञान का अर्जन भी करते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं जो भारतीय संस्कृति को बढ़ाती है। तो भारतीय संस्कृति से जुड़ाव लेते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव निर्णय ले रहे हैं। पहला कदम नहीं है ये, तो और भी उसके पहले कदम ले चुके हैं इस दिशा की ओर। तो ये जो शराबबंदी जो धार्मिक स्तर पर की गई, ये मैं मानता हूँ शुरुआत है। और तमाम आर्थिक चीज़ों से दूर होकर कोई आर्थिकवाद यहाँ पर ध्यान नहीं रखा जाएगा, टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। इन तमाम चीज़ों पे अगर ध्यान दे रहे हैं, ये मैं बहुत ही बड़ा निर्णय ये मानता हूँ। और ये सिर्फ यहाँ का निर्णय नहीं है, ये आगे भी निर्णय लिए जाएंगे। और अभी आप ये बताइए कि जो सरयू के तट पर नर्मदा तटों को विकसित करने की योजना सरकार ने बनाई है। आप ये बताइए कि पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह अभी अयोध्या के भ्रमण पे गए थे और कहा कि सरयू के तट पर रहेंगे, मतलब सुसज्जित पूरे जो घाट हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या है, धार्मिक जो स्थल है जहाँ पर हमारी जब भी हमारा मन होता है शांति के तलाश में, पूजा की तलाश में, तमाम चीज़ों के लिए हम पहुंच जाते हैं। तो ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छी तस्वीर है और एक भारतीय संस्कृति से बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। और आपको क्या लगता है कि क्या आगे और निर्णय नहीं होंगे? मुझे लगता है कि और भी ऐसे बड़े निर्णय होंगे। देखिए, एक यहाँ पर सूक्ति है कि यथा नाम तथा काम। मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम मोहन है और फिलहाल वो अपने फैसलों से मध्य प्रदेश की जनता का मन मोह रहे हैं। जिस लिहाज से उनके फैसले आ रहे हैं, चाहे वो माफियाओं के खिलाफ हो, चाहे वो शराबबंदी को लेकर हो, या मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजनाओं को लेकर हो, महिलाओं के लिए हो, हर तरफ से मोहन यादव। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश की झोली में जब चुनाव होता है तो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में भी एक सीट हमेशा रुक जाती थी, छिंदवाड़ा की, लेकिन मोहन यादव के नेतृत्व पे वो छिंदवाड़ा भी अब भारतीय जनता पार्टी की झोली में जा चुकी है। लोकसभा में 29, विधानसभा में 165। तो मध्य प्रदेश की जनता ने जो
मुहर लगाई है, वो मुहर अब पूरी तरह से कामकाज में भी नजर आ रही है और मोहन यादव सरकार अपने फैसलों से मध्य प्रदेश की जनता का दिल मोहने में, मन मोहने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।